नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 35 और 36 की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दृष्टि परास किसे कहते हैं? दृष्टि परास। दृष्टि परास का मतलब क्या है? दृष्टि परास का मतलब है कि वो रेंज जहाँ तक हम देख सकते हैं, कम से कम और अधिक से अधिक। तो कम से कम और अधिक से अधिक देखो, आगे मान दिया हुआ है। दूरस्थ बिंदु है वो अनंत है और निकटतम बिंदु है वो 25 है। यानी 25 सेंटीमीटर से नज़दीक कोई वस्तु है तो हम उसको स्पष्ट नहीं देख सकते, और अनंत बिंदु जो है, दूरस्थ बिंदु है, वो अनंत बिंदु है अपना, अनंत तक देख सकते हैं। लिखेंगे कैसे इसको? मानव नेत्र के लिए सबसे निकटतम और सबसे दूरस्थ दृष्टि बिंदु के बीच की दूरी को मानव नेत्र की दृष्टि परास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया किरण चित्र नेत्र के कौन से दृष्टि दोष को प्रदर्शित करता है? इससे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर अपने को ये देखना है कि कौन सा दोष है ये। देखिए, ये हमारी नेत्र का लेंस है। ये जो है, ये समानांतर किरणें आ रही है और ये प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ बनना चाहिए था। कहाँ बनना चाहिए था? ये जो साइन मैं बता रहा हूँ यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ नहीं बन रहा है और इससे पहले बन गया, यानी लेंस के निकट बन गया है। इसीलिए इस नेत्र दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले, और दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। इस दोष के निवारण के लिए जो हमें चश्मा लगाना है वो अवतल लेंस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परितारिका नहीं हो तो उसका नेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या हमारी नेत्र के अंदर परितारिका जो है वो नहीं होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम है जो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण करती है। परितारिका के अभाव में वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती है। यानी परितारिका है वो एक पेशीय डायफ्राम है जो क्या कंट्रोल करता है? हमारे आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। और यदि ये परितारिका नहीं हो तो प्रकाश का कंट्रोल नहीं होगा। प्रकाश का कंट्रोल नहीं होगा तो जहाँ आँख के अंदर कम प्रकाश जाना चाहिए, जहाँ आँख के अंदर अधिक प्रकाश जाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हैं, वो कंट्रोल नहीं होगी तो हमें कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बनेगा और वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु यदि एक व्यक्ति द्विफॉक्सी लेंस वाला चश्मा लगाता है तो उससे कौन सा नेत्र रोग है? यानी द्विफॉक्सी लेंस लगा रहा है, बाइफॉक्सल लेंस का चश्मा लगा रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर कौन सी वस्तुएं हैं वो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और न दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, और इस प्रकार के रोग को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। और उम्र बढ़ने से ये व्यक्ति को पास और दूर दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको बाईफॉक्सियल लेंस या द्विफॉक्सियल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है और इस रोग को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है कि यदि यह चित्र प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शा रहा है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये एक त्रिभुज जो बना हुआ है वो प्रिज्म है। इस साइड से श्वेत प्रकाश पुंज आ रहा है और फिर आगे VIBGYOR विबजोर, यानी ये एक स्पेक्ट्रम बन रहा है जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी एक श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है जो प्रिज्म में से जब गुजरती है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और श्वेत प्रकाश की किरण का अलग अलग रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये पूछ रहा है कि ये कौन सी परिघटना को दर्शा रहा है, तो ये प्रकाश की वर्ण विक्षेपण को दर्शा रहा है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस डायग्राम को आप बना करके इसको प्रैक्टिस करें लिखने की। और ये जो कलर है, इस कलर को भी आप अलग अलग नाम लिख सकते हैं। वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये तरंग दैर्ध्य के आधार पर इन कलर की सीरीज होती है।
वॉयलेट कलर है वो सबसे पहले दिया हुआ है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लास्ट में रेड कलर है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये तरंग दैर्घ्य या लैम्डा के मान के आधार पर इनकी एक सीरीज बनती है जिनको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये वातावरण में जो बारिश के बाद इंद्रधनुष की जो परिघटना हम देखते हैं वो भी एक वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म कोण को परिभाषित कीजिए। तो प्रिज्म की तो खोज की थी न्यूटन ने, ऐसा इसमें पूछा नहीं है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है कि प्रिज्म की खोज न्यूटन ने की थी। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, देखिए प्रिज्म के दो पार्श्व फलक के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। यानी प्रिज्म के दो पार्श्व जो फलक हैं उनके बीच का जो कोण है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है। अभी जो हमने दृष्टिपरास पढ़ी थी, यानी कम से कम तक हम साहब कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। तो ये अल्पतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी है वो अनंत तक होती है। यानी कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि हम कहाँ तक देख सकते हैं, इसीलिए इसको अनंत के रूप में मापा जाता है। ये था कार्यपत्रक 35। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 36 की। एक 100 वॉट का विद्युत उपकरण प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में आता है, उसके द्वारा 30 दिन में कितनी ऊर्जा प्रयुक्त होगी, यूनिट में निकालिए। हमारे घरों के अंदर जो ए मीटर लगा हुआ होता है उसमें विद्युत खर्च की गणना है वो ए मीटर के अंदर होती है। ये कह रहा है कि 100 वाट का एक कोई बल्ब लगा हुआ है, वो प्रतिदिन 6 घंटे चलता है और 30 दिन तक यदि चलेगा तो कितनी यूनिट है वो बिजली खर्च होगी। तो यूनिट में यदि हमने बिजली को निकालना है तो एक फॉर्मूला है वो मैंने लिखा है, यूनिट की संख्या बराबर वॉट गुणा घंटा गुणा दिनों की संख्या बटा 1000। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इसमें लिखेंगे तो यूनिट्स आएंगे। वॉट कितने हैं, 100 वॉट है, कितने घंटे हैं, 6 घंटे हैं, दिन कितने हैं, 30 दिन है, बटा 1000। इनको सरल करते हैं तो कितने यूनिट आते हैं, 18 यूनिट। यानी 18 यूनिट है वो बिजली खर्च होती है। अब इसमें यदि वो आगे क्वेश्चन पूछता है कि 1 यूनिट का 3 रुपये की दर से हमें पे करना पड़ता है, तो हमारा जो बिल है वो कितने का आएगा, यदि हमें महीने के अंत में कितना पे करना पड़ेगा। तो वो राशि यदि हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यूनिट गुणा प्रति यूनिट की दर, 18 गुणा 3। मान लेते हैं 1 यूनिट का 3 रुपये लगता है तो 18 गुणा 3 कर देंगे तो 36 आएगा। और यदि 5 है, जो भी XYZ हमारे क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, हम उस यूनिट को उससे गुणा करने पर राशि आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। यानी 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में एकांक आवेश यानी 1 कूलाम प्रवाहित होता है, इकाई समय में एकांक आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। आई बराबर क्यू बटा टी, आई का मतलब एम्पियर बराबर क्यू यानी आवेश कूलाम में मापते हैं बटा टी बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी यानी एम्पियर बराबर आवेश को लिखते हैं कूलाम बटा समय है वो टी। यदि उनको 1 कूलाम मानते हैं, 1 सेकंड मानते हैं, तो एम्पियर का मान भी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल विद्युत परिपथ का सांकेतिक चित्र बनाइए। ये एक परिपथ दिया हुआ है। देखिए, इस परिपथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक बैटरी लगी हुई है जिसको 20 से दर्शाया गया है, इसको प्लस, एक साइड माइनस। जो हमारी रेखा बड़ी होगी वो प्लस की तरफ होगी, छोटी होगी वो माइनस की तरफ होगी। तो हमेशा इसको बड़े ध्यान से आप इंडिकेट करें। बड़ी खड़ी रेखा है वो प्लस, छोटी खड़ी रेखा है वो माइनस को दर्शाती है। दूसरा आर है जिसको हम कुंजी से दर्शाते हैं। ए है वो ए मीटर है, ठीक है। ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है, कुंजी हमेशा श्रेणी क्रम में होती है, बैटरी हमेशा श्रेणी क्रम में होती है, ये हमारी युक्ति बल्ब लगी हुई है वो श्रेणी क्रम में होती है, सारी चीज़ें हैं वो श्रेणी क्रम में होती है। जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम के अंदर होता
है, इसलिए समांतर क्रम के अंदर दर्शाया गया है। तो ये विद्युत परिपथ है। सरल विद्युत परिपथ का डायग्राम आप अपनी कॉपी के अंदर बार बार बना करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित चित्र का तुल्य प्रतिरोध क्या है? देखिए, ये एक डायग्राम दिया गया है। इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 60 ओम जिसको मैंने सी से दर्शाया गया है, ठीक है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है। 6 ओम जिसको सी से लिखा है, ए ये भी 6 ओम, बी ये भी 6 ओम है। क्वेश्चन को समझना है पहले। इसमें समांतर और श्रेणी क्रम दोनों दिए गए हैं। ए और बी, देखो मैंने स्पष्ट यहाँ से लिखा है, यहाँ ए व बी समांतर क्रम में है। ए व बी किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। सी है वो श्रेणी क्रम में है। तो पहले ए और बी जो समांतर क्रम में है उनका एक तुल्य प्रतिरोध निकालना है अपने को, ठीक है। ये समांतर क्रम का मैंने लिखा है R/1, सॉरी 1/R बराबर R/1 प्लस 1/R2। 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, तो 1/6 प्लस 1/6 इसको सरल करते हैं तो 1/3, यानी 1/R बराबर 1/3 और R बराबर होता है 3। ये इसने मान निकाल लिया। R बराबर कितना हो गया? 3, यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 3। अब इस प्रतिरोध का डायग्राम कैसा बन गया? इस प्रकार। ये तो पहले प्रतिरोध जो दिया हुआ है जिसको हम लिखेंगे 6 ओम, और दूसरा प्रतिरोध जो अभी हमने निकाला है यह है 3 ओम। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। बात को इसको ध्यान से समझना आप। 6 ओम जो समांतर क्रम में दिए गए थे उनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है, तो इन दोनों के स्थान पर अब हम 3 ओम लिखेंगे। तो 6 ओम ये और ये 3 ओम दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे ये, और इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? 3 ओम, और यह 6 ओम पहले से ही है। तो 6 ओम और 3 ओम दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इस श्रेणी क्रम वाले को हमने यहाँ सरल किया है। R बराबर R1 प्लस R2। R1 है वो C है वो दिया हुआ है, R2 है वो A और B का तुल्य प्रतिरोध आया है, इसलिए 6 + 3 बराबर 9 ओम है, वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपभुक्त है, ये यानी उपयोग होना, यूज होना, उपभुक्त होने की दर शक्ति कहलाती है। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर है वो शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक है वो वाट है, और व्यवहारिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा होता है। और किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल है, जो 1 यूनिट के बराबर होता है। अभी जो हमने 1 यूनिट निकाली थी वो इसी फॉर्मूले के आधार पर निकलती है, यानी 3.6 × 10⁶ ये जूल में है, और ये 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका सूत्र क्या है? P बराबर VI। सूत्र क्या है? P बराबर VI, और V का मान कितना है? ओम के नियम के अनुसार देखिए V बराबर IR होता है, तो V के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? IR। तो P बराबर V के स्थान पर IR लिखा तो I² R होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा V²/R। तो ये इसका सूत्र है। P बराबर VI लिख सकते हैं, P बराबर I² R लिख सकते हैं, या P बराबर V²/R लिख सकते हैं। ये तीनों समान है, कोई सा भी लिख सकते हैं आप, तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखो ऊपर लिखे हुए जो करता है VI, ये रहा VI, ठीक है। फिर है I²R ये भी करता है। फिर है V²/R ये भी करता है। ये पूछ रहा है नहीं करता है, तो कौन बच गया? ये बच गया। तो इसका ये वाला आंसर सही है। तो ये थे कार्यपत्रक 35 और 36। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल ML सारन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।